सभी का आज के वीडियो में। अगर आप सीटेट में बार बार 1-2 नंबर से रह जाते हैं और बार बार इस बात का मलाल रहता है कि 1-2 नंबर आ जाते तो मैं भी पास हो जाता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो आंसर्स हैं उनको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि वो आपके जहन में स्थायी रूप से रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है। तो भाषा अर्जन, हम जो मातृभाषा सीखते हैं उसमें भाषा अर्जन होता है, और स्कूल में जाके जो लैंग्वेज सेकंड सीखते हैं उसमें भाषा अधिगम होता है। तो भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य का पूछा तो देखते कौन सा सत्य है। यह एक सचेत, प्रयासपूर्ण और नियमबद्ध प्रक्रिया है। तो ये भाषा अधिगम के लक्षण है। दूसरा जो है, ये स्वाभाविक, अचेतन और पर्यावरण से स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल भाषा अर्जन के संबंध में बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो दूसरे ऑप्शन को हम सही मानते हुए आगे चलेंगे। तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसके लिए विद्यालय जाना, तो विद्यालय जाने के लिए यहीं छूट का बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन होगा इसके लिए। ये केवल द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में लागू होता है। तो द्वितीय भाषा अधिगम में होता है। तो ए बी और डी तीनों ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो ये स्वाभाविक, अचेतन और पर्यावरण से स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो दो बातें हमारे पास, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम प्रक्रिया। ये अचेतन, सबकॉन्शियस और स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन जो है आपके जो परिवार में और आपके आसपास के परिवेश से सीखते हो आप, आपकी जो मातृभाषा उसको आप अर्जित करते हो, वो आपका भाषा अर्जन है। इसके अलावा स्कूल में जाकर जो लर्निंग करते हो, भाषा अधिगम होता है आपका, वो लैंग्वेज सेकंड का। जैसे स्कूल में जाके आपने इंग्लिश सीखी तो उसका आप अधिगम करोगे। जो मूल अंतर है वो परिवेश का है। भाषा अर्जन में अनौपचारिक परिवेश होता है, घर, परिवार, समाज, और भाषा अधिगम में औपचारिक, वहाँ पर एक ऐसा परिवेश होता है जो बनाया हुआ परिवेश होता है, औपचारिक होता है। स्कूल, कोचिंग, नियम, ये सारे भाषा अधिगम के उदाहरण हैं। इसकी जो बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था कि आपके स्थायी रूप से बस जाएंगे दिमाग में, ये उसका जो टिप देने वाले हैं, पौधे का सिद्धांत। आप इसको पढ़ोगे, देखो, जैसे जंगल में एक पौधा बारिश और प्राकृतिक धूप से अपने आप स्वतः बड़ा हो जाता है, ये भाषा अर्जन है। इसके विपरीत गमले में विशेष खाद, नियम, माली की देखभाल में उगाया गया पौधा भाषा अधिगम है। तो बिल्कुल आप एक पौधे के जो पालते हैं हम, अगर पौधा अपने आप उग रहा है, अपने आप बड़ा हो रहा है, तो आप उसको भाषा अर्जन के रूप में ले सकते हो। और आप घर में एक पौधा उगा रहे हो जिसको आप समय समय पर पानी भी दे रहे हो, खाद भी दे रहे हो, ये भाषा अधिगम है। भाषा प्राकृतिक परिवेश के रूप में मातृभाषा का घर में माता पिता को बोलते सुन स्वतः सीख जाता है बच्चा, ये भाषा अर्जन है। और भाषा अर्जन के बारे में, एक्विजिशन के बारे में लिखा हुआ, बिना किसी किताब या नियम के भाषा पर पकड़। निश्चित रूप से ये जो आपके टिप दिए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपको। और जो आपके 1-2 नंबर जो छूट जाते हैं, 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, उनमें आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। तो इस मेहनत के लिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, तो एक बार एक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के रूप में बताएं कि कैसा आपको लग रहा है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नोम चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है। नोम चोम्स्की साहब ने बच्चे को ये जो भाषा है उसको बताया है, ये जन्मजात होती है बच्चे में। और भाषा जो प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नाम का ये हाइपोथेटिकल होता है, और बच्चे के दिमाग में होता है, और उसमें यूनिवर्सल ग्रामर होता है, सार्वभौमिक व्याकरण होता है। मतलब बच्चे को किसी भी भाषा के परिवेश में अगर हम छोड़ देंगे तो वो उसी भाषा को सीख लेगा। तो भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, नोम चोम्स्की के अनुसार जन्मजात होती है। जहाँ पर जन्मजात है वो ऑप्शन हम टिक कर देंगे। पूरी तरीके से अर्जित होती है और समाज पर निर्भर करती है, नहीं, जन्मजात होती है और बच्चे मानसिक उपकरण के साथ पैदा होती है, यही बातें हम कर रहे हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन के साथ चलेंगे, जन्मजात होती है और बच्चे मानसिक उपकरण के साथ पैदा होते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण किया गया नोम चोम्स्की और BF स्किनर का। BF स्किनर जो बिहेवियरलिस्ट है, व्यवहारवादी, जो मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादियों के अनुसार जो भाषा सीखता है बच्चा, वो अनुकरण और अभ्यास से सीखता है, और पुनर्बलन उसमें एक सहयोगी का काम करता है। और नोम चोम्स्की बता रहे हैं कि बच्चा
बच्चे जैविक रूप से भाषा सीखने का यंत्र लेकर जन्म लेते हैं और उनमें जो एक एलईडी दिमाग में फिट जो हाइपोथेटिकल डिवाइस है, वास्तव में नहीं होता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एलईडी एक ऐसा डिवाइस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बहुत सी बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब जो बिल्कुल टिप वाली बात आती है, वो टिप की तरफ चलते हैं। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर बनाम बाहरी डेटा। चोम्स्की के अनुसार बच्चे का दिमाग एक स्मार्टफोन जैसा है जिसमें एलईडी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट सॉफ्टवेयर पहले से ही इंस्टॉल है। पर्यावरण केवल इंटरनेट डेटा का काम करता है और उसे सक्रिय करता है। तो आप इस तरीके से आजकल जो वर्तमान परिवेश में जो भाषा है उसका यूज़ करते हुए हमने ये टिप बनाया आपके लिए कि बच्चे का दिमाग एक आप स्मार्टफोन लगा लीजिए और उसमें एक एलईडी नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से लगा हुआ, और पर्यावरण एक इंटरनेट डेटा की तरह काम करता है जो उसे सक्रिय करता है। मस्तिष्क में एलईडी डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जन्मजात क्षमता का हार्डवेयर, और पर्यावरण इनपुट है भाषा को सक्रिय करने वाला उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जल्दी से, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। लेव वाइगोत्स्की ने भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना? तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसको सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बोलते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे के भाषा विकास में समाज और संस्कृति का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है। तो ये ऑप्शन है, बच्चे के एकांत जीवन को, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन को, पाठ्यपुस्तक की शुद्धता को, विद्यालय परीक्षाओं के स्तर को। तो बी ऑप्शन जिसकी पहले बात की है, सामाजिक अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन को, यही है। तो यहाँ नीचे तुलनात्मक रूप से विश्लेषण दे रखा है, तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होंगे। तुलनात्मक विश्लेषण और जो एक क्रिएटिव चित्रात्मक जो यहाँ दे रखा है, एक ऐसा विश्लेषण जो आपको सदा याद रहेगा। तो तुलनात्मक रूप से आप लेव वाइगोत्स्की और पियाजे साहब का तुलना की थी, भाषा का मूल। तो लेव वाइगोत्स्की तो इसमें पहला एल आता है, तो आप इससे याद कर सकते हो। लेव वाइगोत्स्की साहब लैंग्वेज की बात करते हैं कि पहले लैंग्वेज आती है और उसके बाद बच्चे के दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं। समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया से भाषा जन्म लेती है। और पियाजे साहब कहते हैं पहले विचार आता है और फिर भाषा आती है। निजवाचन लेव वाइगोत्स्की साहब ने इसको बोला है प्राइवेट स्पीच, और इसको सेल्फ रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट बताया। इन्होंने इसको इम्पोर्टेंट बताया और पियाजे साहब ने इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया है। अंतः केंद्रित होता है बच्चा, इन्होंने बोला है इसको प्राइवेट स्पीच, और इन्होंने बोला है ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो और इन्होंने इस पर बल दिया है और इन्होंने इस पर बल नहीं दिया है, यही इसका मूल अंतर है। तो अब इस ये जो मूल बात है, जो आपको टिप है, उसकी बात करते हैं। सामाजिक पुल, द सोशल ब्रिज। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, ज्ञान और भाषा अकेले कमरे में नहीं बल्कि समाज के लोगों से बातचीत करते हुए पुल, ब्रिज के माध्यम से बच्चे के अंदर प्रवेश करती है। तो समाज यहाँ पर एक ब्रिज का काम करता है। वयस्क साथी जो MKO है, मोर नॉलेज अदर, मतलब ऐसे व्यक्ति जो आपको स्कैफोल्डिंग प्रदान करेंगे, मोर नॉलेजेबल अदर। इसकी भी फुल फॉर्म पूछता है बहुत सी बार, तो आप इसको भी याद रखें। ज्ञान का समृद्ध स्रोत होता है और बालक है हमारे पास, अंतःक्रिया द्वारा भाषा का विकास होता है बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे ज़्यादा समय लेते हुए। भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग में समृद्ध भाषाई परिवेश, रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट का क्या तात्पर्य है? तो रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जहाँ पर बच्चे की भाषा का पूर्ण रूप से विकास होगा। कक्षा की दीवारों पर केवल कठिन व्याकरण के सूत्र लिख देना, ऐसी परिस्थितियाँ बच्चों को भाषा देखने, सुनने और प्रयोग करने के प्रचुर अवसर मिले, रंग बिरंगी महंगी पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना, केवल कंप्यूटर और प्रोजेक्टर का प्रतिदिन उपयोग करना। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है वो बी है, ऐसी परिस्थितियाँ जब बच्चों को भाषा देखने, सुनने और प्रयोग करने के प्रचुर अवसर मिले। तुलनात्मक विश्लेषण क्या है? समृद्ध परिवेश का और सीमित शुष्क परिवेश का जो नेगेटिव है। विशेषताएं समृद्ध परिवेश की क्या होती है? कहानियाँ, प्रिंट, समृद्ध वातावरण, खुलकर बातचीत के अवसर। और सीमित जो शुष्क परिवेश है जो निगेटिव है उसकी क्या विशेषताएं हैं? केवल शिक्षक का व्याख्यान, रटना, टोकना, कठोर नियम, ये जो व्यवहार आदियों का जो जिस परिवेश में हमने परीक्षाएं दी हैं, हमने जो पढ़ाई की है, और वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है वो पॉजिटिव है। और हमारा वाला जो परिवेश था जिसमें केवल शिक्षक व्याख्यान देता था, रटने के लिए बोलते थे, टोकते थे, कठोर नियम बनाते थे, वो निगेटिव है। परिणाम क्या होते हैं? भाषा का तीव्र और प्रभावी विकास होता है समृद्ध परिवेश में, और भाषा के प्रति डर और झिझक का निर्माण होता है। अब इसका जो क्रिएटिव जो आपके पास है, इसको याद करने की जो
टिप है वो देख लीजिए। तैरना सीखना, तैरना कैसे सीखते हैं जो, जैसे तैरना सीखने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना काफ़ी नहीं है, पानी में उतरना पड़ता है, वैसे ही भाषा सीखने के लिए एक ऐसा भाषाई महासागर परिवेश चाहिए जहाँ बच्चा चारों तरफ से भाषा से घिरा हो। वेरी गुड। ये जो आप तैरना सीखने से याद कर सकते हो इसको, कि तैरना सीखने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसी तरीके से भाषा सीखने के लिए आपको समृद्ध वातावरण में उतरना ही पड़ेगा। प्रिंट, समृद्ध बाल साहित्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, बिल्कुल आपके लिए सीटेट की तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बच्चे की मातृभाषा मदर टंग का अर्जन मुख्य रूप से कहाँ और किस माध्यम से होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। भाषा अपनी जो मदर टंग है, मातृभाषा, वो कहाँ सीखता है बच्चा? प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के कड़े कड़े निर्देशन, तो जो विद्यालय में जाने से पूर्व ही बच्चा अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, लैंग्वेज 1 है, उसको सीख लेता है। परिवार एवं आस पड़ोस के अनौपचारिक बातचीत के अनुकरण से, तो बी ऑप्शन, परिवार और आस पड़ोस के अनौपचारिक बातचीत के अनुकरण से, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। सी और डी देख लेते हैं। केवल टेलीविज़न के कार्टून नहीं, माता पिता परिवार का भी इसमें बहुत योगदान रहता है। व्याकरण की कॉपियों में बार बार लिखने से नहीं, ये निगेटिव ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। परिवार एवं आसपास के में अनौपचारिक बातचीत के अनुकरण है। तो तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते, देख लो, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण में परिवार, माता पिता, सगे संबंधी, ये सभी आ जाते हैं स्कूल जाने से पूर्व। और द्वितीयक समाजीकरण जो होता है वो होता है विद्यालय, शिक्षक, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक। सीखने का रूप देखो, प्राथमिक समाजीकरण में पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है, कोई परीक्षा तनाव का डर नहीं होता। इसी तरीके से द्वितीयक समाजीकरण में मूल्यांकन नियमों पर आधारित होता है। तो ये इसका सृजनात्मक चित्रण और व्याख्या देख लेते हैं हम। जड़ और शाखाओं का उदाहरण दिया है हमारे सामने। मातृभाषा पेड़ की जड़, रूट की तरह है, जो बच्चों को परिवार से स्वतः पोषण देती है। स्कूल में सीखे जाने वाली अन्य भाषाएं इसकी शाखाएं, ब्रांचेज हैं, जो जड़ के मजबूत होने पर ही अच्छी फैलती है। जड़ मातृभाषा है, परिवार से प्राप्त सुदृढ़ आधार, और शाखाएं अन्य भाषाएं अधिगम द्वारा विकसित कौशल होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा का विकास मुख्य रूप से कैसे करते हैं? तो B.F. स्किनर के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। B.F. स्किनर जो भाषा है उसको जन्मजात बताते हैं, और बताते हैं कि प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है LED नाम से, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, और वो 5 साल तक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो 5 साल के दौरान भाषा बच्चा बहुत ज़्यादा सीख जाता है। तो देखते हैं इसके B.F. स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा का विकास मुख्य रूप से कैसे करते हैं? आंतरिक चिंतन और मानसिक कल्पनाओं द्वारा नहीं, बच्चों के अनुकरण, अभ्यास और सकारात्मक पुनर्बलन, इन्फोर्समेंट से नहीं, जन्मजात जैविक क्षमताओं के कारण स्वतः ही सीखता है बच्चा। तो जैसे B.F. स्किनर ने कहा है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमताएं होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। और सी ऑप्शन का जो यहाँ विश्लेषण दे रखा है तुलनात्मक रूप से, B.F. स्किनर का और नोम चॉम्स्की साहब का, दोनों ने भाषा के बारे में अलग अलग बातें की है। B.F. स्किनर जो है वो एक व्यवहारवादी है, और बताते हैं कि अनुकरण और सही बोलने पर शाबाशी, मतलब रीइंफोर्समेंट के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है। और नोम चॉम्स्की साहब बताते हैं कि भाई प्रत्येक बच्चा जो भाषा सीखता है वो उसकी जन्मजात क्षमताएं हैं, और उसके दिमाग में एक LED नाम का डिवाइस होता है, जो एक हाइपोथेटिकल कल्पना है, और वो जो LED है, डिवाइस है, वो 5 साल तक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहता है। और उसमें सार्वभौमिक व्याकरण फिट होता है, यूनिवर्सल ग्रामर फिट होता है, मतलब बच्चे को किसी भी परिवेश में आप छोड़ दें, बच्चा उसी परिवेश की भाषा को सीख लेता है 5 साल तक। त्रुटियों पर मत, दोनों के त्रुटियों पर क्या मत होता है? गलतियां, खराब आदतें, इन्हें तुरंत सुधारना चाहिए। B.F. स्किनर जो व्यवहारवादी है, और सभी व्यवहारवादियों का यही मत है कि गलतियां खराब है। और देखो नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं गलतियां सीखने का स्वाभाविक हिस्सा और संकेतक है। तो देखते हैं इसका क्या क्रिएटिव जो प्रेजेंटेशन है वो क्या है। स्किनर का मानना है कि बच्चा बड़ों की आवाज़ की प्रतिध्वनि अनुकरण करता है, और जब वह सही बोलता है तो समाज की ताली शाबाशी उसे उस शब्द को बार बार बोलने के लिए प्रेरित करती है। तो जैसे हमारे घर परिवार आस पड़ोस में छोटा बच्चा होता है, किसी का अनुकरण करता है, मम्मी पापा, तो पहली बार मम्मी पापा बोलते तो हम तालियां बजाकर उसका रीइंफोर्समेंट करते हैं, शाबाशी देते हैं। तो यही बात जो है
BF स्किनर साहब कह रहे हैं कि बच्चा अनुकरण करता है और उसको जो री इन्फोर्समेंट मिलता है वो उसमें सहायता करता है। अनुकरण इमिटेशन, बड़ों की नकल और पुनर्वलन शाबाशी आदत का पक्का होना, ये BF स्किनर साहब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चोम्स्की द्वारा प्रतिपादित LED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसी के बारे में बात कर रहे थे पूर्व में कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछ लेता है बार बार, तो आपको इसको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। एक्विजिशन बीच का जो ए से एक्विजिशन बना हुआ है। लैंग्वेज तो सब में सेम दे रखी है, लेकिन एसोसिएशन, एक्विजिशन, एडेप्शन और एप्लीकेशन, तो जहाँ एक्विजिशन है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, तो बी हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन की तरफ चलेंगे। और जो तुलनात्मक अध्ययन दिया है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। LED की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 5 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था व्यवस्था में इसमें LED की क्या रहती है? LED की सक्रियता 0 से 5 वर्ष तक अत्यधिक तीव्र और संवेदनशील रहती है। इस उम्र में बच्चा कोई भी भाषा पलक झपकते ही सीख जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था व्यस्तता में इसमें इसकी क्या भूमिका है? धीमी, कमजोर, उम्र बढ़ने के साथ LED की प्रभावशीलता कम हो जाती है और भाषा सीखना कठिन हो जाता है। और जो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ चलते हैं। मानसिक एंटीना, अब इसके सहायता कितने अच्छे तरीके से बताया गया है और कितने इस तरीके से बताया गया है कि आप इसे बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो। LED दिमाग का एक ऐसा अदृश्य एंटीना है जो बचपन में सबसे ज़्यादा सिग्नल पकड़ता है। आसपास जो भी भाषा बोली जाती है यह एंटीना उसे कैच करके तुरंत उसके नियमों का खाका बना लेता है। वेरी गुड। 0 से 5 वर्ष तक एंटीना फुल नेटवर्क में रहता है और 12 वर्ष के बाद सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं LED के। तो आप LED को एक एंटीना मान सकते हो, एक एड्रेस एंटीना जो भाषा के सिग्नल पकड़ता है। और 0 से 5 साल तक इसके सिग्नल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं और 5 साल के बाद इसके सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप इस संकल्पना को अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो आपका जो ये नोम चोम्स्की साहब का LED की जो संकल्पना है वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगी। अगला जो सवाल है वो बहुत अच्छा सवाल होने वाला है। स्टीफन क्रेसन के द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत के अनुसार बोधगम्य निवेश कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या है? तो स्टीफन क्रेसन ने सिद्धांत दिया कि बच्चा जो है उसकी जो दूसरी भाषा है उसको भी अर्जित कर सकता है, जैसे उसने पहली भाषा को अर्जित किया है। अपनी मातृभाषा को जिस तरीके से सीखा है उसी तरीके से दूसरी भाषा को सीख सकता है, अगर उसको उसका उसी तरीके का परिवार दिया जाए तो उस संबंध में बोधगम्य निवेश क्या है? तो बोधगम्य निवेश का मतलब ये है कि बच्चे ने जितना सीख लिया उसके एक स्टेप ऊपर +1 इनपुट देंगे हम उसको। बच्चे की वर्तमान भाषा स्तर से बहुत कठिन और उच्च स्तर की सामग्री देना, बहुत ज़्यादा कठिन दे देंगे तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। शिक्षार्थी के वर्तमान भाषा स्तर I से ठीक एक कदम आगे I+1 का भाषाई इनपुट देना। तो ये जो B ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। केवल मातृभाषा के शब्दों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना, तो जब आप लैंग्वेज 2 सिखाएंगे उसको तो मातृभाषा ठीक है, मातृभाषा का उपयोग कम कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकते। बिना सोचे समझे केवल व्याकरण की किताबों को रटवाना, ये भी निगेटिव है। तो बी ऑप्शन जो है कि उसको एक जो वर्तमान स्तर है उसके ऊपर का इनपुट देना हमको। इसका तुलनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं। बोधगम्य निवेश I+1 और अनुपयुक्त निवेश टू हाई ओ या टू लो। परिभाषा क्या है इसकी? बोधगम्य निवेश की, बच्चा जो जानता है उससे थोड़ा सा ऊपर का स्तर जिससे वह संदर्भ की मदद से समझ सके। और जो टू हाई और टू लो है, या तो बहुत आसान, कोई नया ज्ञान नहीं, या बहुत कठिन, बच्चा डरकर छोड़ दे। प्रभाव क्या होगा दोनों का? सीखने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ेगी। अगर आपने I+1 बोधगम्य निवेश दिया है तो सीखने की प्रक्रिया नेचुरली आगे बढ़ेगी, और अनुपयुक्त निवेश दिया तो तनाव और निरस्ता का जन्म होगा। अब इसका जो क्रिएटिव प्रेजेंटेशन है वो भी देखिए आप। CD का सिद्धांत दे रखा है यहाँ पर। यदि बच्चा CD के दूसरे डंडे पर खड़ा है और उसे अगले कदम के लिए तीसरे डंडे I+ पर हाथ बढ़ाना होगा। सीधे 5वें डंडे पर पैर रखने की कोशिश करना बच्चे को गिरा अथवा उत्साहित कर सकता है। तो CD के तरीके से कि हम सीढ़ियाँ किस तरीके से चढ़ते हैं उसी तरीके से बोधगम्य निवेश I+1 को आप याद रखेंगे। वर्तमान स्तर I है जो बच्चों को पहले से आता है, और लक्ष्य स्तर है I+1, थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भाषाई इनपुट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी किस बात पर सर्वाधिक बल देता है। तो एक्टिविटी की बात हो रही है, देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन होता है हमारे पास। शिक्षक द्वारा कक्षा में लगातार व्याख्यान देना। जब शिक्षक लगातार व्याख्यान देगा तो बच्चा कहाँ एक्टिव है, नहीं। छात्रों को मूक श्रोता बनाकर शांत बैठाना, बच्चा एक्टिव नहीं है इसमें भी। बच्चों द्वारा स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, रोल प्ले और चर्चाओं में भाग लेने पर, इसमें बच्चा एक्टिव है। और फोर्थ जो ऑप्शन है, सुंदर लिखावट की प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर, ये भी इसमें भी ज़्यादा बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। तो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है हमारा। छात्रों द्वारा स्वयं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, रोल प्ले और चर्चाओं में भाग लेने पर। तुलनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं इसका। शिक्षण शैली, सक्रिय क्रियाशील शिक्षण और निष्क्रिय शिक्षण, पैसिव शिक्षण, छात्र की भूमिका क्या होती है। तो सक्रिय शिक्षण में छात्र केंद्र में होता है, बच्चा बोलता है, अभिनय करता है, प्रश्न पूछता है और सृजन करता है। और निष्क्रिय शिक्षण में बच्चा केवल बैठता है और बिना समझे बोर्ड से उतारता है, या फिर अध्यापक इसमें लेक्चर देता है और बच्चा बिल्कुल बैठ के उनको सुनता है। ज्ञान का स्थायी, देखो बच्चा अगर स्वयं करेगा तो उसके द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वो स्थायी रहेगा, लंबे समय तक याद रहता है, वास्तविक जीवन में उपयोगी होता है। और निष्क्रिय जो शिक्षण होता है परीक्षा के बाद तुरंत भूल जाता है। अब इसका क्रिएटिव प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ड्राइविंग सीट पर छात्र, इन द ड्राइविंग सीट्स। तो बच्चा वर्तमान की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें ड्राइविंग सीट पर बैठता है। मान लो आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया वो बस है और जो उसका जो ड्राइवर है वो बच्चा रहेगा। शिक्षक केवल बगल में बैठा गाइड है। असली गाड़ी भाषा का प्रयोग स्वयं छात्र को चलानी होगी। जब तक छात्र खुद स्टीयरिंग नहीं पकड़ेगा, क्रियाशील नहीं होगा, वह भाषा नहीं सीख सकता। करके देखना, रोल प्ले, संवाद, भाषा का वास्तविक उपयोग, स्थायी अधिगम होता है इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भाषा कक्षा में रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, लागू करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। प्रतिदिन कठिन शब्दों का कठिन डिक्टेशन, श्रुतलेख देना चाहिए। तो इसमें सभी बच्चों का इंटरेस्ट हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। शुष्क करो, उबाऊ, फर्स्ट शुरू में ही निगेटिव आ गया, इसको छोड़ते हैं। शिक्षण में खेल, कविताओं, कहानियों और रंगीन दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो जो सी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षण जिसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, तो और बच्चे की जो इंटरेस्ट है वो भी बना रहेगा। और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को बिना किसी व्याख्या के केवल पढ़ देना, इसमें बच्चा पैसिव रहता है, एक्टिव नहीं रहता। तो सी ऑप्शन जिसमें बच्चा बिल्कुल एक्टिव है, इंटरेस्ट बना हुआ है उसका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारे पास। पद्धति, तुलनात्मक जो इसका विश्लेषण है वो देखते हैं पहले। रुचिपूर्ण पद्धति और नीरस पद्धति में क्या अंतर होता है। साधन, कहानी, पहेलियाँ, हाव भाव, चुटकुले, ये रुचिपूर्ण पद्धति है, इसमें बच्चा एक्टिव रहता है। और नीरस पद्धति केवल नीरस परिभाषाएं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सूत्र। छात्रों का ध्यान किसमें कहाँ रहता है। देखो रुचिपूर्ण पद्धति में कक्षा में 100% एकाग्रता और आनंद बना रहता है। और नीरस पद्धति में छात्र खिड़की से बाहर देखते हैं या सोने लगते हैं। सृजनात्मक चित्रण देख लीजिए इसका। चुंबक का प्रभाव, रुचि का सिद्धांत कक्षा में चुंबक, मैग्नेट की तरह काम करता है, जो बच्चों के बिखरे हुए ध्यान को बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी ओर खींच लेता है। अगर आप पढ़ाते समय बच्चे की रुचि का ध्यान रखेंगे तो जो वो आपने जो ध्यान रखा है वो चुंबक की तरह काम करेगा और बच्चों का जितना भी ध्यान है वो आपकी तरफ आकर्षित कर लेगा। कहानी, कविता चुंबक की तरह काम करती हैं, आकर्षक प्रस्तुतिकरण। और बालक का ध्यान होता है जिज्ञासा के साथ स्वतः मुड़ना, तो इसको आप चुंबक की तरह ले सकते हो। प्रश्न संख्या 11 आ चुका हमारे सामने। बाल केंद्रितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, भाषा शिक्षण में क्या निर्धारित करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब है कि बच्चा जो है वर्तमान शिक्षण प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में है। जितनी भी योजनाएं बनेंगी, जितने भी उसका पाठ्यक्रम तैयार होगा, उन सब में बच्चे की जो रुचियों का बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहता है। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ बच्चों की क्षमताओं, रुचियों और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षक को ही पूरी कक्षा का केंद्र बिंदु, जब शिक्षक को पूरी कक्षा का केंद्र बिंदु आपने मान लिया तो चाइल्ड सेंटर्ड कहाँ रहेगी, तो ये नेगेटिव है। बच्चों को पूरी छूट देकर उस पर कोई ध्यान नहीं देना, तो ध्यान भी देना होता है। केवल परीक्षा की तारीखों के अनुसार पढ़ाई करवानी चाहिए, नहीं। जो ए ऑप्शन है जिसमें बच्चे को ही जो पढ़ाई है उसके सेंटर में रखा गया है, वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तुलनात्मक विश्लेषण देख रखा है। दृष्टिकोण, बाल केंद्रित उपागम जो आजकल मॉडर्न में चला हुआ है,
और शिक्षक केंद्रित उपागम जो ट्रेडिशनल है, जिसको व्यवहारवादी अपनाते थे। सर्वोपरि कौन है? तो बाल केंद्रित उपागम में बालक, उसकी गति, मानसिक स्तर और पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शिक्षक केंद्रित उपागम में शिक्षक, उसका ज्ञान, उसकी सुविधा और उसका आदेश मुख्य है। मूल्यांकन बाल केंद्रित उपागम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है और इसमें केवल वर्ष के अंत में कठोर लिखित परीक्षा होती है, जिसे समेटिव एग्जाम बोलते हैं। सृजनात्मक चित्रण देख सकते हैं आप, सूर्य और ग्रह, सोलर सिस्टम मेटाफोर। तो आप इस जो हमारा सौर मंडल है उसके अनुसार मान सकते हो कि बच्चा जो है सूर्य है। बाल केंद्रित कक्षा सौर मंडल की तरह है, जहां बालक सूर्य केंद्र है और शिक्षक, पुस्तकें एवं अन्य सामग्रियां ग्रह हैं जो बालक के चहुमुखी विकास के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शिक्षक पाठ्यक्रम सहायक है और बच्चा केंद्र में है, और किताब जो है वो एक मात्र एक तरीके का TLM है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 12वां, भाषा शिक्षण में जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ का क्या अर्थ है? इसका मतलब यही है कि बच्चे को जब हम शिक्षण कराएंगे तो उसके जो वास्तविक जीवन है उसी से जोड़ते हुए उसका शिक्षण कराएं। बच्चों को केवल जीवनी और आत्म कथाएं याद कराना, इसमें बच्चे को जो आपने उसके जो वास्तविक जीवन है उससे नहीं जोड़ा। भाषाई कौशलों का शिक्षण बच्चे के दैनिक अनुभवों, वास्तविक आवश्यकताओं, व्यवहारिक जीवन के संदर्भों पर आधारित करना। तो बी ऑप्शन ठीक है, लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं। कक्षा से बाहर के जीवन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना नहीं, केवल बड़ी बड़ी तकनीकी परिभाषाओं को रटना। तो ये भी ए, सी और डी तीनों ऑप्शन नेगेटिव है। बी ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव है, जो बच्चे की जो शिक्षण है उसको उसके वास्तविक जीवन से जोड़ रहा है। तुलनात्मक विश्लेषण देख लीजिए। शिक्षण का आधार जीवन से जुड़ा हुआ कॉन्टेक्चुअल है और संदर्भहीन किताबी डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड जो शिक्षण है उसका क्या अंतर दे लो। उदाहरण कहाँ से? बाजार, सब्जी मंडी, त्यौहार, घर के अनुभवों से। तो जब हम कॉन्टेक्चुअल टीचिंग कराएंगे तो जितने भी उदाहरण आएंगे वो कहाँ से लेंगे? जहाँ पर बच्चा सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ होता है। बाजार, सब्जी मंडी, त्यौहार, घर के अनुभवों से। और संदर्भहीन जो शिक्षण उसमें केवल अमूर्त, कठिन और काल्पनिक किताबें, वाक्यों से, जिसका जो चित्र हो बच्चे के दिमाग में कभी बनता ही नहीं है। उपयोगिता क्या होती है? बच्चा बाजार जाकर तुरंत सही भाषा बोल पाता है। बच्चा केवल परीक्षा का पत्र लिख पाता है, असल में नहीं। जो डिकॉन्टेक्चुअलाइज्ड शिक्षण है उसमें पत्र तो ठीक से लिख देगा, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि वास्तव में इसका उपयोग कहाँ करना है, और वास्तव में जो उपयोग करना होगा तो उस समय वो उसमें सफल नहीं हो पाएगा। अब इसका जो क्रिएटिव चित्रण है वो देख लेते हैं क्या है। चार दीवारी तोड़ना, ब्रेकिंग द क्लासरूम वॉल्स। ये सिद्धांत कक्षा की चार दीवारी को तोड़कर बाहरी दुनिया के बाजार, घर और समाज को सीधे क्लासरूम के अंदर ले आता है, जिससे बच्चा भाषा को रटता नहीं, जीतता है। कक्षा का ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभव दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ज़्यादा समझ लेंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद, और ये जो आपका सेशन है वो खत्म होगा। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, ध्यान में रखकर एक भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस है इसका प्रत्येक शिक्षक को सम्मान करना चाहिए, उसको एज ए एसेट, एज एक खजाने के रूप में आपको ट्रीट करना है भाई। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पूरी कक्षा के लिए एक ही कठोर अपरिवर्तनीय शिक्षण विधि का पालन करना। आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस ले रखे हैं, जिन्होंने बहुत सी भाषाएं, एक बच्चा हिंदी बोलता है, एक मराठी बोलता है, एक कन्नड़ बोलता है। तो आप क्या सभी के लिए एक प्रकार की शिक्षण प्रणाली अपनाएंगे? नहीं। बच्चों की अलग अलग सीखने की शैलियाँ, गतियों और पृष्ठभूमियों को पहचान कर विविध प्रकार की शिक्षण विधियों और सामग्रियों का उपयोग करना। तो बी ऑप्शन है बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। सी और डी को देख लेते हैं। केवल उन बच्चों पर ध्यान दें जो कक्षा में सबसे तेज जवाब देते हैं, तो इसमें सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को डांट कर अलग बैठा देना, तो ये भी निगेटिव है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तुलनात्मक विश्लेषण देख लेते हैं। विविध और लचीला और एक समान और कठोर का यहाँ तुलना किया गया है। रणनीति क्या होती है? देखो, दृश्य, श्रव्य और क्रियात्मक मल्टी सेंसरी गतिविधियों का मिश्रण। अगर आप लचीला और विविध जो पाठ्यक्रम है वो अपना रहे हैं और सबके लिए एक समान अपनाते हैं और कठोर अपनाते हैं, तो सिर्फ एक ही डर्रे पर रोजाना लेक्चर देना। प्रभाव क्या होगा इसका? अंतिम पंक्ति में बैठा बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़ता है। अगर आपने प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग योजना बनाई है तो प्रत्येक बच्चा अपने स्तर पर जो हमारे
कॉन्सेप्ट है उनको सीखता है। और अगर आप अभी के लिए बनाइए तो जो बच्चे आईक्यू में तेज़ हैं, जो शिक्षण को जल्दी पकड़ पाते हैं, वो बच्चे तो सीख जाएंगे। लेकिन ऐसे बच्चे जो हाशिए के शिकार हैं, जिनमें किसी प्रकार की दिव्यांगता है, या फिर सामाजिक रूप से जो कमज़ोर क्षेत्र से आ रहे हैं, या फिर पहली पीढ़ी का जो बच्चे होते हैं शिक्षण रूप से वो हैं, तो उनको सीखने में बहुत सी समस्याएं आएंगी। सृजनात्मक चित्रण देख लीजिए कैसा है इसका। एक कक्षा इंद्रधनुष रेनबो जैसी होती है, जहाँ हर बच्चा अपनी अलग चमक और पहचान रखता है। यदि शिक्षक केवल एक ही रंग का प्रयोग करेगा तो सुंदर चित्र समावेशी शिक्षा कभी नहीं बन पाएगा। तो जो समावेशी शिक्षा है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी का है कि स्कूल में जो भी बच्चा आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, सभी का सम्मान करना है। हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक एसेट के रूप में ट्रीट करना है। विविध शैलियाँ सुनना देखना करना हर बच्चे का सबल भाषाई विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन हमारे सामने, भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन क्यों महत्वपूर्ण है और ये शिक्षक पर क्या जिम्मेदारी डालता है। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन मतलब जिसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। बच्चे शिक्षक के व्यवहार और उच्चारण की नकल करते हैं, इसलिए शिक्षक का स्वयं का भाषा प्रयोग मानक, शुद्ध और आदर्श होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसमें शिक्षक के बारे में बताया गया है कि जो शिक्षक है उसको बिल्कुल ठीक से अपना उच्चारण करना चाहिए, ऐसा उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे उनका अनुकरण करते हैं। शिक्षक कक्षा में बच्चों को केवल नकल उतारने की सज़ा देनी चाहिए, ये गलत है। शिक्षक को स्वयं गलतियां करनी चाहिए ताकि बच्चे हंस सके। ऐसा कोई मोटिव नहीं होता शिक्षक का कि बच्चों को सिर्फ हंसाना है। ये सिद्धांत केवल मूक बधिर बच्चों के शिक्षण के लिए उपयोगी है, नहीं, ये सभी बच्चों के लिए उपयोगी है कि शिक्षक को अपना जो व्यवहार है, केवल सिर्फ भाषा ही नहीं, व्यवहार, रहन सहन, वेशभूषा सभी को शालीन रखना है क्योंकि बच्चे शिक्षक का अनुकरण करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारे सामने। तुलनात्मक विशेषण है शिक्षक का आदर्श रूप, शुद्ध व मानक उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण करता है तो क्या होता है, उदाहरण देकर बता रखा है। शिक्षक श को स स्पष्ट और सही भेद प्रदर्शित करता है। और दूसरा जो है अशुद्ध उच्चारण, शिक्षक स्वयं स्कूल को स्कूल और लक्ष्मण को लक्ष्मण बोलता है। मतलब जो हमारे जो क्षेत्रीय भाषा का जो उसके उच्चारण पर ज़्यादा जोर है, ज़्यादा उसने क्षेत्रीय भाषा को अपने दिमाग में बैठा रखा है और जो शुद्ध उच्चारण उसको नहीं सीखा तो क्या होता है, तो छात्र पर असर देखो। अगर शुद्ध उच्चारण शिक्षक करता है, वाक्य भी बच्चा भी बिना किसी अतिरिक्त नियम के शुद्ध भाषा सीख जाता है। और अशुद्ध उच्चारण अगर शिक्षक करेगा, बच्चा आजीवन गलत उच्चारण और बरतने की त्रुटियां करता है। तो जो शिक्षक की गलतियां हैं तो बच्चे को ताउम्र परेशान करती है। तो देखो सृजनात्मक या चित्रात्मक व्याख्या क्या है जिससे आपको आपका जो ये सीखा आपने वो बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। अब क्या देखते हैं। दर्पण का सिद्धांत, शिक्षक कक्षा में बच्चों के लिए दर्पण मिरर की तरह है। दर्पण में जैसा अक्स दिखेगा बच्चा बिल्कुल वैसा ही व्यवहार अपने अंदर उतारेगा। शिक्षक की भाषा ही बच्चे का वास्तविक भाषा मॉडल बनती है। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि शिक्षक एक दर्पण की तरह है और बच्चा उस दर्पण में निहारता है और जैसा वो दर्पण होगा वैसा ही बच्चा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। भाषा शिक्षण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन शिक्षार्थी में क्या जागृत करता है। तो अगर बच्चे को मोटिवेशन दे रहे हैं तो वो उसका क्या है देखते हैं। 4 ऑप्शन क्या है। भाषा सीखने के प्रति घोर अरुचि, अगर आप मोटिवेशन दे रहे तो अरुचि थोड़ी होगी, नहीं। भाषा सीखने की तीव्र जिज्ञासा, तत्परता और आंतरिक ललक, बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं। केवल कठिन परीक्षाओं में फेल होने का मानसिक डर, तो मोटिवेशन तो इसका उल्टा मानसिक डर को हटाएगा। सहपाठियों के साथ अनावश्यक ईर्ष्या की भावना, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बी ऑप्शन भाषा सीखने की तीव्र जिज्ञासा, तत्परता और आंतरिक ललक, ये बिल्कुल ठीक है। और इसका जो तुलनात्मक विश्लेषण है वो भी देख लेते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। तो ये बिल्कुल इंग्लिश में भी सेम ही चैप्टर है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो चालक बल स्वयं की खुशी, जब बच्चा स्वयं की खुशी के लिए कोई काम करता है, खुशी के लिए, आनंद के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए अगर कोई काम करता है तो उसको कहते हैं कि बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। अगर बच्चा बाहरी अभिप्रेरणा से प्रभावित है, जैसे बाहरी अभिप्रेरणा में वो सभी चीज़ें आती हैं जो आपको बाहर से मिलेंगी,
पुरस्कार, ट्रॉफी, माता पिता की डांट से बचना, अंक पाना, पिटाई से बचना, ये सारी क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। और इनका स्थायित्व क्या होता है, सर्वोत्तम और आजीवन चलने वाला भाषाई कौशल। जैसे आपने कोई काम करना शुरू किया जो आपको आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, मतलब आपको उसको करने से खुशी मिलती है, तो उस कार्य को आप आजीवन कर सकते हो। इसके अलावा आप ऐसा काम कर रहे हो जो माता पिता को खुश करने के लिए, माता पिता की डांट से बचने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, ट्रॉफी पाने के लिए, तो वो ये ट्रॉफी मिल जाएगी, आपको एक दिन पुरस्कार भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। अब इसमें जो क्रिएटिव जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। रॉकेट का ईंधन, द रॉकेट फ्यूल। अभिप्रेरणा थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से जुड़ी है। जैसे बिना ईंधन के रॉकेट उड़ान नहीं भर सकता, वैसे ही बिना अभिप्रेरणा ईंधन के छात्र का दिमाग भाषा सीखने की दिशा में गति नहीं पकड़ सकता। आंतरिक जिज्ञासा ईंधन है और सीटेट की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त करना आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये आपका बाहरी मोटिवेशन है, आंतरिक मोटिवेशन नहीं है कि आप सीटेट की परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहे हो। तो साथियों, ये क्वेश्चन थे हमारे 15 क्वेश्चन थे। आपको बहुत अच्छे तरीके से तुलनात्मक इसका अध्ययन किया और एक ऐसा टिप दिया जिससे आपका जो ज्ञान है बिल्कुल स्थायी हो जाएगा। तो मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे मुझे ये अभिप्रेरणा मिलती रहे वीडियो बनाने की। तो साथियों, ये सेशन यहीं तक रहेगा, आपसे अलविदा लेते हैं अब। तब तक आप खुश रहें और सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। धन्यवाद आप सभी का।